प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला पाठ। तो आइए किताब की तरफ बढ़ते हैं। ये अमूली हिंदी व्याकरण आपके व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पाठ है भाषा और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या है? वो माध्यम जिससे हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। और व्याकरण क्या है? व्याकरण वो विधा है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चित्र देखो और बताओ यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, माँ कह रही है सोनू रुको, कुत्ता बोल रहा है भौं भौं, गाड़ी की आवाज़ आ रही है पौं पौं। आपने चित्र में देखा, कुत्ता दौड़ तथा भौंक रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, माँ चिल्ला रही है। ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में आया? ये सब कुछ कहना या समझाना चाहते हैं। कुत्ता शायद लड़के को तेज दौड़ने से मना करना चाहता है। गाड़ी भी पोंपों से कुछ संकेत दे रही है। माँ भी रुकने के लिए कह रही है। ठीक है, यानी कि इसी को कहते हैं भाषा। समझ गए? यानी कि अपनी बात बताने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इस चित्र में कुत्ता जो है दौड़ रहा है और भौंक रहा है, यानी कि वो भौंक के अपनी बात सामने वाले तक कुछ बताना चाह रहा है। ये गाड़ी जो है अपनी बात कैसे बता रहा है? पौं पौं करके, यानी कि ये बता रहा है कि हट जाओ, तो हॉर्न बजा के हमें हटा रहा है। तो गाड़ी की भाषा हो गई पौं पौं। माँ भी चिल्ला रही है। ठीक है, माँ चिल्लाते हुए क्या बोल रही है? सोनू रुको, यानी कि वो ये कहते हुए अपने बेटे को रोक रही है। ये सब क्या है? भाषा है, यानी कि वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं उसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सब किसी न किसी प्रकार से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कुत्ते की भौं भौं में स्पष्टता नहीं है, वह मात्र संकेत है। गाड़ी की पौं पौं भी संकेत है, पर हम अपनी बात केवल संकेतों के द्वारा नहीं प्रकट कर सकते। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचार जानने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? जो कुत्ता भौंक रहा था वो एक संकेत है। हमें ये पता नहीं है कि क्या बोल रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि भौंक रहा है। गाड़ी पौं पौं की आवाज़ सुना रहा है। हम ये नहीं जानते कि पौं पौं का मतलब क्या है, लेकिन इतना जानते हैं कि संकेत से हमें हटाने की कोशिश कर रहा है। तो हम जो बात बोलते हैं वो सिर्फ हम संकेतों से नहीं बोलते हैं, बल्कि अपनी बात एकदम स्पष्ट रूप से, यानी कि क्लियरली सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि बेटा यहाँ आओ, ठीक है, तो आप आ गए। अब वही मैं इशारे से बोलूँगा तो इशारे का कुछ भी मतलब हो सकता है। तो इसीलिए अपनी बात को स्पष्ट रूप से, यानी कि क्लियरली बताने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं आगे, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। यानी कि जो हम बोल के बताते हैं वो मौखिक है, जो लिख के बताते हैं वो लिखित है। अपनी बात को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। बोलने वाले की बात सुनकर समझी जाती है, यह है मौखिक भाषा। यानी कि लोग बोल रहे हैं, एक बोलता है तो दूसरा सुन के समझता है, इसे मौखिक रूप कहेंगे। अपनी बात लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप है। लिखी हुई बात पढ़कर समझी जाती है, ये है लिखित रूप। यानी कि किसी ने अपनी बात को लिखी हुई है और ये पढ़ के समझ रहे हैं। ठीक है, या फिर ये कुछ लिख रहे हैं तो देखने वाला आदमी इसे पढ़ के समझेगा, तो ये भाषा का लिखित रूप है। अब पढ़ते हैं आगे, अनेक भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। जैसे मंदिर, घर में पंजाबी बोलता है, मनिंदर, मनिंदर किसी बच्चे का नाम है, वो घर में पंजाबी बोलता है, जबकि स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता है। हमारे एक पड़ोसी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं,
वे मराठी बोलते हैं। दूसरे पड़ोसी बंगाल के हैं, वे बांग्ला बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं। यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ एक उदाहरण दिया गया मनिंदर का, जो कि घर में पंजाबी बोलता है लेकिन स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी बोलता है। हमारे एक पड़ोसी हैं यानी कि नेबर हैं, वो महाराष्ट्र के हैं तो मराठी बोलते हैं। मेरे पड़ोसी जो हैं वो बंगाल के हैं तो वह बांग्ला बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्रांतों के लोग अलग अलग भाषा में अपनी बात सामने तक पहुंचाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसी तरह संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी आदि, यानी कि हर देश की अपनी भाषा है। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा गया है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, जो कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, हर भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं आगे लिपि। किसी भी भाषा को बोलने और लिखने का ढंग दूसरी भाषा से अलग होता है। प्रत्येक भाषा के लिए विशेष चिन्ह होते हैं जिसे लिपि कहते हैं। अब बच्चों देखिए, मान लीजिए कि आपने कुछ बात कहा तो आपने मुंह से बोल दिया, सामने वाले ने समझ लिया, लेकिन यदि लिखना है तो लिखने के लिए आपको कुछ सिंबल्स यानी कि कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। उन्हीं विशेष चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, यानी कि जो हिंदी में हम लिखते हैं ना उस स्क्रिप्ट को कहते हैं देवनागरी। और हिंदी के अलावा मराठी में भी और नेपाली में भी हम देवनागरी स्क्रिप्ट यानी कि लिपि का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी भाषा लिखते वक्त हम अंग्रेजी लिखते हैं ना ABCD, वो रोमन लिपि कहलाता है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, यानी कि उर्दू लिखते वक्त जिस लिपि का प्रयोग करते हैं वो है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी लिखते वक्त हम गुरुमुखी लिपि का प्रयोग करते हैं। यदि हम हिंदी को रोमन लिपि में लिखें तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे, उसे समझने के थोड़ा आसपास ही पहुंच पाएंगे। अब मान लीजिए कि हम हिंदी में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखना चाहता हूं हम, तो रोमन में क्या लिखेंगे? HUM। अब वो हमें सही से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम अपनी भाषा में ही लिखते हैं, अपने लिपि में ही लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब इसे रोमन में लिखा गया, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी है कि पढ़ी है कि क्या है, स्पष्ट रूप से समझ नहीं आता है। किसी अन्य लिपि में लिखने के लिए हमें उस लिपि के चिन्हों की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा हम भाषा ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम, उसमें बहुत सारी कहानी है, लेकिन कहानी को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, समझना आप कैसे सीखेंगे? व्याकरण के माध्यम से। इसीलिए हम व्याकरण भी पढ़ते हैं। ठीक है, लड़की पढ़ रहा है, ये गलत है। लड़की पढ़ रही है। लड़का नाच रही है, गलत। लड़का नाच रहा है। ये सब चीज़ें ही तो हम व्याकरण में पढ़ते हैं। अब देखिए, दोनों वाक्य पढ़कर हंसी आ रही है ना, क्योंकि यह भाषा अशुद्ध है, यानी कि गलत है। हिंदी में हम कहते हैं लड़की पढ़ रही है, लड़का नाच रहा है। यही शुद्ध रूप है और इसकी जानकारी हमें व्याकरण से होती है। व्याकरण यानी कि ग्रामर। भाषा को सही ढंग से लिखने पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये नियम हम ग्रामर यानी कि व्याकरण से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रामर पढ़ने के बाद ही हमें कुछ रूल्स पता चलते हैं कि किस तरीके से किसी भाषा को शुद्ध रूप से कैसे लिखना है। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचार जानने का माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करवाता है। ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि हमने जो सीखा है वो हम यहाँ पे करेंगे।
तो आइए एक साथ हम करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सही है कि गलत है बताइए तो। सही है तो राइट लगाएंगे। 1 मिनट में ज़रा यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद यहाँ से राइट। अच्छा, दूसरा क्या है? हम केवल लिखकर विचार प्रकट करते हैं। सही कि गलत? ये होगा गलत, क्योंकि हम लिखकर और बोलकर दोनों तरीके से अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के 2 रूप हैं। सही कि गलत? सही। गाना भाषा का मौखिक रूप है। सही कि गलत? क्या हो गया ये शायद कुछ गलत दब गया है। ठीक है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा कुछ गलत दब गया है, इसको मैं ठीक है। तो तो गाना भाषा का मौखिक रूप है, ये होगा सही। तो यहाँ हम जा कर के देंगे इसको सही। इसके बाद अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है। सही कि गलत? ये होगा गलत। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, देवनागरी तो हिंदी की है। इसके बाद व्याकरण शुद्ध भाषा का ज्ञान करवाता है। ये सही है कि गलत? ये है बिल्कुल सही। अब आगे आते हैं। भाषा के ये कौन से रूप हैं लिखिए। ये क्या है? मौखिक, ये लिखित, ये मौखिक। ये बताइए क्या है, सोच के बताइए। मौखिक, ये लिखित, ये मौखिक। तो चलिए हम लिखते हैं, ठीक है। ये है मौखिक। मौखिक, ठीक है। इसके बाद चलिए सबको मैं लिख देता हूं। तो इस तरीके से ये हो गया मौखिक, लिखित, मौखिक, ये मौखिक, लिखित, मौखिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बात और, लिखते वक्त याद रखिएगा कि ख लिखते वक्त जोड़ के लिखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे। सही लिपि चुनकर लिखिए। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू की क्या है बताइए तो ज़रा ध्यान से। जी, फारसी। डैश हिंदी की लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है बताइए ध्यान से। बिल्कुल सही, देवनागरी। और अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है ध्यान से बताइए। रोमन, बिल्कुल सही। तो आइए इसे भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला समझने की कोशिश की है। अब बढ़ते हैं आगे। कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है रेखा खींचकर बताइए। तो चलिए, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है ना। बांग्ला, बांग्ला कहाँ का है बताइए तो ज़रा। बांग्ला जो है ये है बंगाल का भाषा, ठीक है। उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है। और जर्मन जर्मनी में, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। नीचे भारत के कुछ राज्यों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के नाम वर्ग पहेली में गोला लगाकर तथा राज्यों के सामने लिखकर दिखाइए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। पंजाब पंजाबी, पश्चिम बंगाल बांग्ला, कर्नाटक कन्नड़, तमिलनाडु तमिल, असम असमिया, गोवा कोंकणी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी,
उड़ीसा, उड़िया, केरल, मलयालम, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, मणिपुर, मणिपुरी, उत्तर प्रदेश, भोजपुरी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आप देख करके समझने की और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए और इसे कॉपी में लिखिए। इसके बाद इस जो चित्र है इसमें देख सकते हैं, इसमें कुछ भाषाओं के नाम छिपे हुए हैं। इन्हें आपको ढूंढना है और ढूंढ करके इस तरीके से गोला बनाना है। चलिए मैं एक करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सब आपको खुद से करना है। एक भाषा हो गया जैसे ये मलयालम, दूसरा बांग्ला। इसी तरीके से बाकी भी आप खुद से ढूंढेंगे और ढूंढ करके गोले लगाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इस वीडियो को बार बार दोहरा करके देखते रहिए और अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।